नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि मैंने 20 मिनट में आपको पूरा साइंस का कॉन्सेप्ट देने की कसम खा ली है। आपको धीरे धीरे ये देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है 45 दिनों में साइंस की थ्योरी, इसमें मैंने 20 मिनट में ही आपको धुआंधार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिसमें से मैंने आपको पहला आवर्धन क्षमता का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया और आपने इन दोनों वीडियो को भर भर के प्यार दिया। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत खास है। इसलिए खास है क्योंकि अभी तक ये रेलवे एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2022 से जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, इससे भर भर के कॉन्सेप्ट पूछा गया। इस टॉपिक का नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो वर्ण विक्षेपण हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारा विबजोड़ के बारे में पढ़ते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी की सारी डिटेल में देखने वाला हूं। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप विश्वास मानिए मेरा, आपको वर्ण विक्षेपण का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपसे बने नहीं, आपको समझ में नहीं आए। चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग आपको समझनी है इसमें, वो ये समझनी है कि आखिरकार वर्ण विक्षेपण होता क्या है। बच्चों, जब भी कभी हम लोग वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं तो ध्यान रखना, वर्ण विक्षेपण एक प्रकाश की घटना है। बच्चों, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो याद रखना, वर्ण विक्षेपण की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जब किसी व्हाइट लाइट को यानी सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। तो जो 7 रंगों में टूटने की घटना होती है सर, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अगर कोई पूछे कि वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, तो कह देना एक साइंटिस्ट थे सर। उन साइंटिस्ट का बताइए नाम क्या था? सर, उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। बच्चों, न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। और सन भी अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए किस सन में की थी, तो आपको बताना है सन 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ही वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। वर्ण विक्षेपण तो थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि प्रिज्म को समझना बड़ा जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनते। बच्चों, सबसे पहले तो आपको देखिए, यहां पर मैंने एक त्रिभुजाकार प्रिज्म दिखाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो त्रिभुज है लग रहा है, ये प्रिज्म नहीं है। मेरे भाई, त्रिभुज नहीं है, प्रिज्म है। एक्चुअली में ये हमारा कह सकते हो एक ऐसा प्रिज्म है जिसका मैंने सिर्फ एक फेस नजर आया। हालांकि प्रिज्म का मतलब होता है कि अंदर भी ये सब होना चाहिए, 3D आकृति, लेकिन हमने उसकी 3D नहीं, उसको क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहे हैं। यानी सामने से जब आप देखोगे तो हमारा प्रिज्म ऐसा ही नजर आएगा। बच्चों, हर एक प्रिज्म में ये जो टॉप का एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? इस एंगल को ए एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल है सर? ये हमारा ए एंगल। बच्चों, हर एक प्रिज्म में जो सरफेस है, इन सरफेस पे मैंने ये नॉर्मल खींच लिया। ये हमारा नॉर्मल है जो कि प्रिज्म पे परपेंडिकुलर है। सेम तरह से मैंने एक नॉर्मल यहां पर भी खींच लिया, ये हमारा नॉर्मल है। अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि थोड़ी सी एक लाइट, ये लाइट इस तरीके से एंट्री करती है और ये लाइट इस तरीके से नॉर्मल में आती है। बच्चों, ये जो लाइट आ रही है ना, इस आने वाली लाइट का एक नाम होता है ना। मैं आपको बता दूं, ये जो आने वाली लाइट है, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अगर तू पूछे, या आप आपतित छोड़ दीजिए, मैं यहां पर नाम दे देता हूं कि ये आने वाली जो लाइट है वो हमारी ए बी है। कौन सी लाइट मैंने बोला? ए बी। बच्चों, ए बी लाइट ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है, इसी कोण को हम लोग एंगल आई के नाम से जानते हैं। मैं ये आई का भी नाम बता दूंगा, इस एंगल आई को क्या बोलते हैं। फिर जैसी लाइट इस तरह से एंट्री करेगी, अब देखो बाहर तो तुम्हारा क्या था सर? बाहर तुम्हारा एयर है और अंदर ये जो हमारा माध्यम है, ये माध्यम हमारा कांच का बनाया जाता है, अंदर कांच है। यानी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम एंट्री कर रहा है। देख लो, तो जब भी कभी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो वो सीधे नहीं जाता, विरल से सघन जाते समय वो हमारा अविलंब के पास आता है। तो जाना तो चाहिए था इसको सीधे, जाना चाहिए था इसको कैसा? तो कह देना जाना चाहिए था मार साहब इसको एकदम सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, ये तुम्हारा अवलंब के पास मुड़ेगा। और मेरे दोस्त, जब ये हमारा अवलंब के पास मुड़ेगा तो अवलंब के पास मुड़कर कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, मतलब जाना चाहिए था सीधे और गया सीधे नहीं, ये हमारा अवलंब के पास मुड़ गया, कुछ इस तरीके से मुड़ गया। अब बच्चों, प्रकाश की जो किरण है वो अंदर कांच से बाहर हवा में जा रही है। तो कांच से हवा में जाने का मतलब इस बार जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है। और जब भी कभी कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो मेरे दोस्त अवलंब से दूर हट जाती है, तो इस तरह से ये दूर हट जाएगी। बच्चों, ये जो दूर हट जाएगी, तो मैंने क्या किया है कि ये वाली जो बीच वाली रे है, इस रे को हमने BC बोल दिया, और ये जो लास्ट वाली रे है, इस रे को हमने CD बोल दिया। और ये जो लास्ट वाली प्रकाश की किरण निकल रही है ना मेरे भाई, ये लास्ट वाली प्रकाश की किरण अकेले नहीं निकलती,
ये लास्ट वाली जो प्रकाश की किरण CD है ना, ये इस तरीके से 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। समझ रहा है ना? बट अभी मैं ये 7 रंगों का टूटना यहां नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इसकी एनालिसिस करनी है, 2-4 फॉर्मूले बताने हैं ताकि आप इस पे चीजें समझ सको। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो सबसे पहला वाला एंगल है, सबसे पहले वाले एंगल को हमने I1 बोला। I1 सबसे पहला एंगल। और यहां जो अंदर अपवर्तन कोण बनेंगे बच्चों, एक अपवर्तन कोण का नाम R1 है और दूसरे अपवर्तन कोण का नाम बताइए क्या है? R2 है। साथ साथ ये जो बाहर वाला एंगल है सर, इस बाहर वाले एंगल को हम ले, कुछ लोग I2 कहते हैं और कुछ लोग इसको E के नाम से जानते हैं, उस पे फर्क मत लाइए, I1 और I2 ही कह दीजिए। मैं अब आपको सारे एंगल और सारी रेडिएशन, सारे रेज के नाम बताता हूं, है ना बच्चों। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो AB है ना, AB बच्चों, इस AB का नाम होता है, ध्यान रखना, AB एक तरह की किरण है और इस AB का नाम अगर कोई पूछे कि क्या है तो कह देना इस AB को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। बच्चों ये जो BC है, BC अपवर्तन के बाद मिली है और BC अपवर्तन के बाद मिली है, इसीलिए इस BC का बताइए नाम क्या देते हैं? सर इस BC को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कह दीजिए, या फिर आप इसको रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और लास्ट वाला जो CD है, ये बाहर निकलने वाली किरण है। और बच्चों CD जो बाहर निकलने वाली किरण है, इस CD का बताइए नाम क्या हो जाएगा? सर इस CD को बोला जाएगा निर्गत किरण। सर CD का नाम होगा निर्गत किरण। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे इसको इमरजेंट रे के नाम से जान सकते हैं, इमरजेंट रे। तो कई बार अभी रेलवे का जो पेपर हुआ उसमें कई बार ये नामों से क्वेश्चन पूछे रहे हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्लियर होगा। बच्चों यहां पर कुछ एंगल भी डिफाइंड हुए हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये I1 एंगल क्या है, बच्चों ये I1 एंगल जो कि सबसे पहला वाला एंगल है, सर इस एंगल का नाम होगा आपतन कोण। आपतन कोण, आप चाहो तो इसको इंसिडेंट एंगल के नाम से जाना जा सकता है, I1। अगर मैं लास्ट वाला I2 पूछूं, बच्चों लास्ट में है I2, ये जो I2 है बच्चों, इस I2 को बोला जाता है निर्गत कोण। सबसे लास्ट वाला कोण है निर्गत कोण, सबसे लास्ट वाला। इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, है ना। रही बात ये R1 R2, अंदर वाले R1 R2 कौन से? बच्चों ये जो अंदर वाले R1 R2 हैं, ये दोनों को मिला के हम लोग एक नाम देते हैं, चाहे वो R1 हो या R2 हो। ध्यान रखना, इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। ये हमारे कहलाते हैं दोस्त मेरे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, या फिर आप इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कर सकते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। एक और एंगल है, याद करो, ये एंगल हमारा A सबसे ऊपर। अगर कोई पूछे कि ये एंगल A बताइए क्या नाम से जाना जाता है, तो कह देना एंगल A को हम लोग प्रिज्म एंगल के नाम से जानते हैं, प्रिज्म एंगल। ये सब बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब वो जमाना गया जब इनसे सवाल नहीं पूछे जाते, अभी आप देखिएगा कि किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, आपको मैं बता दूं, एक ही एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन एंगल, विचलन कोण। क्या होता है विचलन कोण? सुनो बच्चों, ये AB हमारी कौन सी किरण है? आपतित किरण। अगर मैं पूछूं कि AB कौन सी किरण है बच्चों, तो AB हमारी आपतित किरण है ना। और लास्ट वाली जो CD है, ये CD कौन सी किरण है? सर CD हमारी निर्गत किरण है। तो ये रही आपतित, ये रही निर्गत। तो हम अगर इस निर्गत वाली किरण को, यानी ये जो निर्गत वाली किरण है ना, गौर से देखिए ये वाली, बच्चों इस निर्गत वाली किरण को इस तरीके से पीछे बढ़ा दे। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने निर्गत वाली किरण को इस तरह से पीछे बढ़ा दिया, और जैसे निर्गत वाली किरण को हमने पीछे बढ़ाया तो यहां पर ये जो एंगल मिलेगा, सर ये एंगल कहलाता है तुम्हारा डेल्टा, और डेल्टा को बोलते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई पूछे कि ये डेल्टा क्या है, तो इस डेल्टा का नाम होता है विचलन कोण। ये हमारा विचलन कोण है। इसी को ध्यान रखना, हम लोग डेविएशन एंगल के नाम से जान सकते हैं, DA डेविएशन एंगल। इसकी डेफिनेशन पे बहुत सारे बार सवाल पूछा है बच्चों। अगर विचलन कोण को जरा गौर से देखिए, डेल्टा किसके बीच का कोण होता है, तो कहना ये हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। तो अगर कोई पूछे डेविएशन एंगल क्या है ना, डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग जरूर लिखिए क्योंकि पूछी रही है। तो कहना एंगल बिटवीन AB एंड CD। AB और CD के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग विचलन कोण के नाम से जानेंगे। AB आपतित किरण है, CD निर्गत किरण है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ओके,
अब मैं आपको इसको फॉर्मुलों का रिवीजन करा दूं कि कौन कौन से फॉर्मुले इसमें पूछे जाते हैं। बच्चों इसमें एक कंडीशन पूछी जाती है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ये जो विचलन कोण आया ना डेल्टा, ये डेल्टा हमें मिनिमम से मिनिमम लाना है, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होती है आपको पहले मैं वो कंडीशन बताता हूं, है ना, ध्यान से सुनो। तो तुमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, पहले आप मुझे इसके बारे में बताइए। बच्चों जब भी कभी किसी भी प्रिज्म से आप ये चाहते हैं कि उनमें जो विचलन कोण है वो मिनिमम आ जाए, मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए एक कंडीशन होती है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। मिनिमम डेविएशन के लिए ये बाहर वाला एंगल I1 और बाहर वाला एंगल I2 बराबर होते, अंदर वाला एंगल R1 अंदर वाले एंगल R2 बराबर होते, बाहर के एंगल अंदर के एंगल बराबर होते। तो मिनिमम डेविएशन की सबसे पहली कंडीशन बाहर के एंगल I1 बराबर I2 होना चाहिए, दूसरा R1 बराबर R2 होना चाहिए, और बच्चों ये जो बीच वाली लाइन है BC, कौन सी BC बच्चों, BC शुड बी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो BC है ये हमारी कैसी होनी चाहिए सर, BC हमारी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी तुमसे कोई पूछे कि किसी भी प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की क्या शर्त होती है, तो याद रखना मिनिमम डेविएशन के लिए बाहर के एंगल अंदर के एंगल और BC हमारा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब इसमें कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, जब इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है तो एक कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, वो फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। बच्चों अगर R1 R2 बराबर हो गया तो कई बार हम लोग इसको बराबर मान के R के बराबर मान लेते हैं, I1 I2 बराबर हो गया तो कई बार हम लोग इसको बराबर मान के I के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बराबर हो चुका है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉर्मूले और बनते हैं। बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कि ये जो R होता है मतलब अपवर्तन कोण होता है, वो प्रिज्म एंगल का आधा होता है, यानी R बराबर A/2, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। R बराबर क्या होता है सर, R बराबर हमारा A/2, ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ये जो हमारा डेविएशन एंगल है बच्चों, डेविएशन एंगल डेल्टा बराबर 2i माइनस ए होता है ना, 2i माइनस ए, डेविएशन एंगल डेल्टा बराबर 2i माइनस ए, ये दूसरा फॉर्मूला है। बच्चों तीसरा फॉर्मूला हमारे अपवर्तनांक का होता है म्यू बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है, ऊपर तुम्हारा होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डेविएशन बटे 2, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डेविएशन बटे 2, और नीचे बताइए क्या हो जाता है सर, नीचे हमारा साइन A/2 हो जाता है, साइन A/2, ये सब एंगल के अंदर है, काटिए वाटिएगा नहीं। तो ये म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई साइन A/2। बच्चों कई बार प्रिज्म बहुत पतला होता है, जब प्रिज्म बहुत पतला होता है तो साइन थीटा को थीटा मानकर इनके बीच रिलेशनशिप और निकाला जाता है। तो जब प्रिज्म बहुत पतला हो तो यहां साइन थीटा को थीटा मान लो, यानी साइन साइन हट जाएगा दोनों का, तब यहां पर एक और फॉर्मूला बनता है मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम बराबर ए ब्रैकेट में बताइए क्या हो जाता है, म्यू माइनस 1, ए ब्रैकेट में हो जाता है म्यू माइनस 1। मेरे दोस्त ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा सवाल आपके एग्जामों में पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। ओके, फिर इसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो लाइट आती है ना, ये लाइट 7 रंगों में डिवाइड होती है। अभी तो मैंने वर्ण विक्षेपण के लिए केवल आपको एनालिटिकल प्रॉब्लम समझाई कि एनालिटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ण विक्षेपण में 7 रंग कैसे आते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला नॉर्मल हो गया, ये हमारा दूसरा नॉर्मल हो गया, यहां से अगर कोई लाइट इस तरह से एंट्री करती है, ऐसे एंट्री करती है ना, फिर ये ऐसे जाएगी और फिर इसके बाद ये 7 रंगों में ऐसे टूटेगी। कितने रंगों में टूटेगी सर, 7 रंगों में टूटेगी, है ना, ये 7 रंगों में ऐसे टूटेगी। बच्चों ये जो 7 रंगों में टूटती है ना, अगर मैं पूछूं कि ये 7 रंगों में टूटती है तो सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होता है, फिर उसके ऊपर वाला कौन सा होता है, ऐसे। तो ध्यान रखना, जब ये 7 रंगों में इस तरह से ब्रेक होती है ना ऐसे, तो सबसे जो नीचे सबसे ज्यादा जो विचलन आता है, सबसे ज्यादा जो मुड़ना होता है वो किसमें होता है, तो कह देना सबसे ज्यादा जो मुड़ना होता है वो वायलेट में होता है, यानी नीचे से ऊपर हमारा विबजोर मिलता है। इस बात को याद रखना, नीचे से ऊपर विबजोर मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां वायलेट मिलेगा और कहां पर हमारा रेड मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो विचलन है, देखो जाना था इसको ऐसे सीधे, जाना था इसको सीधे ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा मुड़ी कौन, सबसे ज्यादा वायलेट मुड़ी, सबसे नीचे हमारा वायलेट होता है।
बच्चों इसके पूरे नाम मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होते हैं और इनके बीच क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर देखो इस तरीके से सारे के सारे कलर लिख लिए, VIB, फिर आगे GYOR। मैंने इस तरीके से देखिए सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन लिख लिया। पूरे नाम मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बच्चों इन सभी में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए किस कलर का विचलन कोण ज्यादा हो रहा है, फिर किस कलर की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, फोकस दूरी किसकी ज्यादा होगी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों मैं इसको याद कराने के लिए आप लोग लाल वाले का, रेड वाले का बस याद कर लो। याद रखना ये जो रेड होता है, रेड लाल, रेड वाले की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पूरी दुनिया को पता है लाल वाले की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। याद करिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा तो वेलोसिटी भी इसी की सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू लेमडा। वेलोसिटी v बराबर n इंटू लेमडा होता है, इसीलिए जिसकी लेमडा सबसे ज्यादा सर उसकी हमारी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। बच्चों लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है लाल वाले का वो सबसे कम होता है। अच्छा अपवर्तनांक क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक दूसरे के बताइए कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात सबको पता है। तो तीन चीजें याद कर लो, लाल वाले की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और अपवर्तनांक सबसे कम है। क्वेश्चन आया है बच्चों। इसके बाद हम लोग फोकस दूरी की बात करेंगे। आप सबको पता है कि किसी भी अपवर्तन के लिए 1/f बराबर μ-1 और आगे ध्यान रखना 1/r1 - 1/r2, ये किसी भी लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फोकस दूरी निकालने का। देख लो बच्चों आप लोग ये फॉर्मूले से साफ साफ देख पा रहे हैं कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक एक दूसरे के अपोजिट है। फोकस दूरी और अपवर्तनांक एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब अगर लाल वाले का अपवर्तनांक कम है तो लाल वाले की फोकस दूरी बताइए क्या होगी, सबसे ज्यादा। ओके और अब आ जाता है विचलन। बच्चों आप देखिए लाल वाला सबसे ऊपर है, लाल वाले के लिए विचलन कोण बहुत कम बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे पीछे जाएगा, तो लाल वाले के लिए विचलन कोण ये बनेगा और जबकि वायलेट के लिए विचलन कोण ये बनेगा। मतलब लाल वाले का जो विचलन कोण है वो हमारा कम होता है। अब मैं आपको यहां दो चीजें समझाऊंगा जो पूरी दुनिया में कंफ्यूजन का विषय बना पड़ा है। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, दो तरह के वर्ड है, एक तो स्कैटरिंग जिसको आप प्रकीर्णन बोलते हो और एक है हमारा डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। तो पहले तो आप ये याद कर लो कि लाल वाला जो है वो सबसे कम मुड़ा है, इसलिए लाल वाले का जो डेविएशन एंगल होता है वो मिनिमम होता है। तो लाल वाले का जो डेविएशन एंगल होगा वो बताइए कैसा होगा, सर लाल वाले का डेविएशन एंगल मिनिमम होगा। बच्चों लाल वाले की स्पीड ज्यादा है, देखो स्पीड ज्यादा है, इसीलिए लाल वाले की डेविएशन जिसको आप मुड़ना बोलते हो वो कम। अरे भाई जो बहुत तेज गति से आ रहा होगा उसे पकड़ते थोड़ी ना मोड़ सकते हो। लाल वाले की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए लाल वाला रंग दूर से दिखाई देता है तुम्हें। मैं कह दूं कि दूर से 3 आदमी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, लाल हरे नीले, लाल वाले की स्पीड ज्यादा है तो तुम्हें कौन दूर से ज्यादा हुआ दिखाई देगा, दौड़ता हुआ, तो लाल वाला दिखाई दे रहा। लाल वाले की स्पीड ज्यादा है इसलिए लाल वाले का विचलन कोण कम है। और लाल वाले का जो स्कैटरिंग होती है जिसको आप प्रकीर्णन बोलते हो, सर लाल वाले का जो स्कैटरिंग होती है वो भी कैसी होती है, मिनिमम होती है। लाल वाले की स्कैटरिंग भी कैसी होती है, मिनिमम। लाल वाले का वर्ण विक्षेपण है ना, जिसको आप डिस्पर्सन कहते हो, क्या बोलते हो, डिस्पर्सन या विक्षेपण बोल दीजिए। लाल वाले का जो विक्षेपण होता है मेरे भाई वो भी कैसा होता है, सर लाल वाले का विक्षेपण भी मिनिमम होता है। ओके तो लाल वाले का आप अच्छे से याद कर लो, लाल वाले का अच्छे से याद कर लो। वायलेट वाले का इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, वायलेट वाले का इसका अपोजिट। अब वायलेट वाले का देखिए कैसे निकालते बच्चों। वायलेट वाले का कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है वायलेट वाले का निकालना। सर वायलेट वाले की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अगर तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसकी स्पीड भी सबसे कम होगी, स्पीड सबसे कम है तो वायलेट वाले का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। बच्चों अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो वायलेट वाले की फोकस दूरी सबसे कम होगी, वायलेट वाले का डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा होगा। बच्चों वायलेट वाले के बारे में दो चीजें और, एक तो प्रकीर्णन और दूसरा हमारा विक्षेपण। तो याद रखना वायलेट वाले का जो प्रकीर्णन है वो याद रखना, प्रकीर्णन जो है वो कैसा होता है, मैक्सिमम, क्योंकि लाल वाले का मिनिमम था।
और वायलेट वाले का बताइए विक्षेपण कैसा होता है? सर विक्षेपण जो है वो भी हमारा कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, अभी रेलवे ने रिसेंटली में 2 तरह के सवाल पूछे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रकीर्णन और डिस्पर्सन है, मतलब स्कैटरिंग और डिस्पर्सन है, ये दोनों तरंगदैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो जहां तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा थी वहां पर आप देखिए प्रकीर्णन और डिस्पर्सन दोनों मिनिमम है। लेकिन कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की किस पावर पे डिपेंड करते, ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जब भी कभी मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्रकीर्णन होता है जिसको आप इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इनको याद करने में। और जिसको विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, डिस्पर्सन याद रखना, ये डिस्पर्सन ये तरंगदैर्घ्य की 3 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाले रिलेशनशिप भी तुम्हारे एग्जामों में पूछे गए हैं, आप जाके उठा के देख लीजिए, है ना। बताइए, बात सबको क्लियर हो गई ना? तो इनमें जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब यहां पर एक बात और पूछी जाती है, लाल वाले की तरंगदैर्घ्य और वायलेट वाले की तरंगदैर्घ्य जरूर पूछी जाती है। बच्चों ध्यान रखना, वायलेट वाले की तरंगदैर्घ्य मिनिमम होती है। वैल्यू में जरूर याद रखिएगा, वायलेट वाले की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम को कई बार हम लोग 400 नैनोमीटर भी कह देते हैं, है ना। तो वायलेट की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर। बच्चों अगर हम लोग लाल वाले की तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल वाले की जो तरंगदैर्घ्य है वो आपको 7500 एंगस्ट्रॉम बतानी है, या फिर बताइए क्या बतानी है, 750 नैनोमीटर बतानी है, नैनोमीटर। ओके, अब बच्चों इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है मैं बताऊं। सवाल इस पे कैसे पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूं। मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास 3 कलर है, मेरे पास 3 कलर है। एक तो हमारा येलो कलर का अपवर्तनांक म्यू आई हो गया, ब्लू कलर का अपवर्तनांक म्यू बी हो गया, ब्लू ले लिया मैंने। इसके अलावा मैंने ऑरेंज कलर का अपवर्तनांक म्यू ओ ले लिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैंने 3 कलर लिए, कौन कौन से लिए मैंने 3 कलर? मैंने येलो लिया, येलो के साथ मैंने ब्लू लिया, ऑरेंज लिया, येलो लिया, येलो के साथ मैंने ब्लू लिया, ऑरेंज लिया, और तीनों के मैंने क्या लिए? अपवर्तनांक लिए। तो बताइए इनमें से कौन किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम? तो बच्चों आपको कैसे निकालना है, बस आपको विबजोल लिखना है। फिर पता है कि वायलेट वाले का अपवर्तनांक मैक्सिमम है, तो जो वायलेट के नजदीक होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो ब्लू वाले का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो ब्लू वाले का इनमें रिलेशनशिप बनाया जाएगा, तो ब्लू वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, उससे कम येलो वाले का होगा, और उससे कम बताइए किसका होगा? सर ऑरेंज वाले का होगा। ये हमारे अपवर्तनांक का सही क्रम होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वायलेट और रेड के बारे में पूछे, हो सकता है बीच वाले के बारे में पूछे, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे लगा रहा है। जैसे कि अभी मैंने और भी 1-2 एग्जाम्पल लिए, इसमें एक्स वाई जेड वाले एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कह देगा, एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए ये तुम्हारे पास 01 है। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 01 में डायरेक्ट आपको ये बोल देगा कि मान लेते हैं सर मेरे पास ये कोई कलर है, ये कोई प्रिज्म है, और प्रिज्म से इस तरीके से वर्ण विक्षेपण हो रहा है, और यहां पर इस तरीके से इन्होंने 3 कलर दिखा दिया। ऐसे कितने कलर दिखा दिए? 3 कलर का वर्ण विक्षेपण दिखा दिया ऐसे। ये एनसीईआरटी का सवाल है, और कह दिया कि सर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड। तुमसे कह दे रहे ये तीनों जो कलर है, ये तीनों कलर मान लेते हैं कि हमारे पास ब्लू कलर है ना, ये हमारे पास रेड हो सकता है, और ये हमारा वायलेट हो सकता है। तो बताइए इनमें से किसको आप ब्लू कहेंगे, किसको रेड कहेंगे और किसको वायलेट? यानी एक्स वाई जेड में से कौन ब्लू है, कौन वायलेट है और कौन हमारा रेड है, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा। याद करो मैंने कहा था कि नीचे से क्या होता है, नीचे से हमारा वायलेट होता है, नीचे से हमारा वायलेट होता है सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट में। तो एक्स हमेशा 101% हमारा वायलेट होगा, और सबसे ऊपर वाला बताइए क्या होगा? जेड हमारा रेड होगा, और बीच वाला जो वाई है वो हमारा ब्लू हो जाएगा। खेल खत्म। तो एक्स वाई जेड पहचानने को आएगा। सेम तरह से ये कह देगा कि मान लेते हैं हमारे पास ये लेंस है, और इस लेंस में हमने क्या किया है, किसी व्हाइट लाइट को इस तरीके से एंट्री कराई, व्हाइट लाइट को। और बच्चों जब व्हाइट लाइट इस उत्तल लेंस में एंट्री करेगा तो व्हाइट लाइट इस तरीके से अपवर्तित होगा, ऐसे ऐसे, ये देखो। और मैंने कह दिया इस तरह से 3 तरह से अपवर्तित हुआ, ऐसे 3 तरह से अपवर्तित हुआ। तो तुमसे ये कह दिया कि मान लेते हैं कि ये वाली एक्स है,
ये वाली बीच वाली y है और ये वाली मैंने z कह दी। तो तुमसे कह देना बताओ इन तीन कलर में से कौन से कलर हो सकते हैं। चलो मैं तीन कलर फिर से ले लूं। मान लीजिए इस बार मैंने येलो ले लिया है। ये तीन कलर में से पहला कोई येलो हो सकता है, कोई हमारा ऑरेंज हो सकता है, और मान लेते हैं कि कोई हमारा ग्रीन हो सकता है। ये तीन कलर है। ओके, तो तुम्हें बताना है कि इन तीन कलर में से कौन सा कलर एक्स वाई जेड हो सकते हैं। तो बच्चों आपको इसके लिए फोकस दूरी के कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। सबसे पहले तो फिर से विबजोड़ लिख लो, क्योंकि हर बार विबजोड़ लिखना बड़ा जरूरी है, उसके बिना तो देखो काम नहीं चलेगा। बच्चों यहां फोकल लंबाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप देखिए ये हमारा लेंस का केंद्र हो गया, एक्स वाले की फोकल लंबाई ये है, मतलब एक्स वाले की फोकल लंबाई सबसे कम है और जेड वाले की जो फोकल लंबाई है, जेड वाले की फोकल लंबाई सबसे ज्यादा है। ओके, तो बच्चों आप सबको पता है कि वायलेट की फोकल लंबाई क्या होती है, तो कह देना वायलेट की फोकल लंबाई मिनिमम होती है और लाल वाले की फोकल लंबाई मैक्सिमम होती है। लेकिन लाल और वायलेट तो ऑप्शन में है नहीं, कोई बात नहीं। क्या क्या ऑप्शन में है? येलो है, येलो के साथ हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ हमारा ग्रीन है। ये तीन कलर लिए गए हैं, तो लग जाएगा, लग जाएगा। इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा फोकल लंबाई जेड वाले की है, और जेड वाले की फोकल लंबाई सबसे ज्यादा है, होना तो चाहिए लाल, लेकिन लाल नहीं है तो ऑरेंज। इसका मतलब 101% जेड हमारा क्या होगा? ऑरेंज। जेड हमारा ऑरेंज। उससे कम फोकल लंबाई वाई वाले की है, वाई वाले की, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा? सर वाई हमारा येलो हो जाएगा। उससे कम फोकल लंबाई ग्रीन वाले की है, तो सबसे कम फोकल लंबाई एक्स की है, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। मतलब इस तरह से कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको एकदम रेडी रहना है कि हाँ सर इस तरह के सवाल मुझसे बन जाएंगे। तो मैंने ईमानदारी के साथ पूरा डिस्पर्सन के बारे में बहुत कम से कम समय में आपको पूरा ज्ञान दे दिया। अब बारी आ गई कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए, बहुत आसान सा। ये सवाल ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। एक प्रकार से कड़ क्षैतिज मेज पर रखे समबाहु प्रिज्म में पड़ी है, तो बताइए न्यूनतम विचलन के लिए कौन सा कथन सत्य है। याद करो न्यूनतम विचलन के लिए शर्त बताई थी, बीच वाली क्यूआर होती है, कैसी होती है? क्षैतिज। बीच वाली क्यूआर कैसी होती है? क्षैतिज होती है, मैंने पहले बताया था। तो क्यूआर इज हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। खेल खत्म। नेक्स्ट ये लीजिए, ये स्टेटमेंट वाला सवाल आया है। लिखा है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में त्रिभुजाकार वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंगों की पट्टिका बनती है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग का पूर्णतनांक न्यूनतम बोल रहा है, एकदम सही है। बैगनी रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सर बैगनी रंग का विचलन न्यूनतम गलत, मैक्सिमम होता है। कांच में श्वेत रंग के सभी घटकों की चाल समान होती है, गलत। चाल समान कैसे हो सकती है? वायलेट वाले की मिनिमम थी, लाल वाले की मैक्सिमम थी। तो इसका बताइए कौन वाला उत्तर एकदम सही है? सर ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ ए सही है ना। नेक्स्ट है और देखिए, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से गुजारने पे आपको बताना है विचलन कोण क्या होता है। सर सिर्फ और सिर्फ विचलन कोण की परिभाषा मैंने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है विचलन कोण की परिभाषा, याद करो। अगर मैं आपसे विचलन कोण की डेफिनेशन पूछूं कि विचलन कोण की डेफिनेशन क्या है, तो कहना आपका किसके बीच का कोण होता है? इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये देखिए, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का कोण हमारा विचलन कोण होता है। और आइए सर ये वाला कोण देखिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है इस वाले क्वेश्चन में? तो सीधा सीधा ये बोल दिया है ना कि एंगल ईओडी बताइए क्या है। अब ये बताओ ईओडी, ये रहा ई, ये रहा ओ, ये रहा डी, इनके बीच का ये एंगल क्या होता है? विचलन कोण होता है, डेविएशन एंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए, खेल खत्म। नेक्स्ट ये लीजिए, ये सवाल देखो आया हुआ सवाल है, अभी अभी मैंने पूरी डिटेल बताई इसकी। बच्चों आपको पता है कि विबजोड़ में जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो विबजोड़ में सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका होता है? तो कह देना सबसे ज्यादा अपूर्णांक वायलेट वाले का होता है। वायलेट का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है और लाल वाले का अपूर्णांक बताइए क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन सवाल में क्या क्या है? येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, देख लो। तो ब्लू वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम ग्रीन वाले का, उससे कम येलो वाले का, क्योंकि मैक्सिमम वाले की तरफ ब्लू है ना। तो ब्लू वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर एकदम सही। समझ रहे ना? अरे ये लीजिए, ये वाला सवाल भी अभी रिसेंटली पूछा गया है। तरंगदैर्घ्य के एक माध्यम में फैलाव, फैलाव का मतलब होता है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन डी है, और जब तरंगदैर्घ्य 3 लैम्डा हो जाएगी तो बताओ फैलाव क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा डिस्पर्सन होता है, जिसको आप विक्षेपण भी कहते हैं, डिस्पर्सन, ये तरंगदैर्घ्य के 3 पावर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे 3 लैम्डा कर देंगे तो यहां 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, यानी 27 हमारा नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्रकीर्णन का होता, हमारा स्कैटरिंग का सवाल होता, तो 81 वाला उत्तर सही जाता है कि नहीं। और आइए ये लो, बोला है कि इनमें से बताना है कि ये भी सवाल पूछा गया सवाल है ग्रुप डी परीक्षा 2022 में, कि बताओ कौन सा कोड सही ढंग से चिन्हित है। एंगल आई क्या हमारा चिन्हित है बच्चों? एंगल आई गलत है। एंगल आई देखो यहां होना चाहिए था, है, जबकि गलत है। तो एंगल आई तो चिन्हित नहीं है, तो एंगल आई चिन्हित नहीं है, ये देखो ये भी गलत। तो जब एंगल आई चिन्हित नहीं है तो सभी वाला आंसर तो गलत हो ही दिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आर सही है, डेविएशन एंगल सही है, और ए एंगल एकदम सही है। देखो ई भी गलत है बच्चों, ये ई एंगल यहां नहीं यहां होता है, तो ई एंगल गलत है। तो कौन कौन से एंगल हमारे सही है उसके लिए बताया जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एकदम सही लिखा है। इसके बाद ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल आया हुआ सवाल है। ये वाला सवाल देखो कितना आसान है। कहा जा रहा है आपते टर्न और निर्णय टर्न इस प्रकार से होती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपते तो निर्णय बोला जा रहा है। तो आपते टर्न हमारी ए बी होती है, तो ए बी हमारा आपते टर्न है, और जबकि निर्णय टर्न बताइए कौन सी होती है? निर्णय टर्न हमारी सी डी है, बाहर वाली। तो ए बी और सी डी ये सवाल का सही आंसर जाएगा। बी सी तुम्हारी अपवर्तित थी, है ना। आगे ये लो बच्चों, ये वाला सवाल, ये वाले सवाल का आंसर मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर मैं होमवर्क में पूछ लूं। ये वाला सवाल भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 5 स्टेटमेंट लिखे हैं और आपको पांचों स्टेटमेंट में, ये पूरा पढ़ाया हुआ सवाल है, पांचों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्यार दिखाइए कि यस सर मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आज के बाद मुझे इस तरह के सवाल कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा एक और आपके लिए स्पेशल बात है बच्चों, आप सबको पता है कि दशहरा शुरू हो चुका है और आप सब लोग कहीं ना कहीं छुट्टी मनाने भी जाओगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप छुट्टी मत मनाओ। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। 45-50 दिन आपका बाकी हुई है और इसी 45-50 दिनों में आप बेहतर तैयारी करके जो है अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। इसके लिए माई पाठशाला ने आपके सारे के सारे बैचेस में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रखा है। मतलब आप ये समझो कि जहां माई पाठशाला ने आज तक कभी किसी बैच का दाम नहीं कम किया, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग एक निश्चित दाम रखते हैं और उसके नीचे लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसीलिए हम लोगों ने दशहरा पे सारे के सारे बैचेस के दाम कम कर दिए। आरआरपी एएलपी का बैच CBT 1 प्लस CBT 2 499, जहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैथ, साइंस, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग ये। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 और मेरा जो साइंस स्पेशल बैच जो 15 मई से स्टार्ट है और हमेशा 599 में रहा है, उसका बैच का दाम भी हमने 399 में कर दिया। तो आप ये सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन नंबर पे फोन करना रहेगा या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए माई पाठशाला। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एक छोटा सा कूपन कोड योडी10 लगाएंगे। योडी10 लगाने के बाद हमारे बैचेस से जुड़ जाएंगे। देखो अभी समय है आपके पास। मैं ये चाहता हूं कि साइंस को आप और भी बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए साइंस का लाइव बैच ले लो। इसलिए मैं चाहता हूं ना, क्योंकि सारे लोग ना बराबर तरीके से जो है रेस में दौड़े, और बराबर आप तभी हो पाओगे जब आपका साइंस बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे आप याली सीरीज देख रहे हो ना, वैसे आपसे मैं वादा करता हूं ये साइंस का लाइव बैच लेने के बाद ना फिर आपको दुनिया में कभी भी किसी से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रेलवे एग्जाम के लिए साइंस पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा यही वाला साइंस आपका काम आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाली जो क्वेश्चन था उस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ साथ ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।